हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। अब सेक्शन 3 को समझने से पहले हम एक बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो पर्पस था उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पर्पस क्या था? हमारे पास पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रेमेडीज़ थी वो भी लोग आराम से उसे यूज़ कर रहे थे, लेकिन वक्त जब बदला, जब टाइम चेंज हुआ, तब एक नीड दिखने लग गई कि नहीं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडीज़ हैं वो सफिशेंट नहीं हैं। वो रेमेडीज़ तो हमें चाहिए ही, पर साथ में हमें कुछ एडिशनल रेमेडीज़ की भी रिक्वायरमेंट है। उन एडिशनल रेमेडीज़ के लिए ही ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रेमेडीज़ हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, उनके साथ आप एडिशनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडीज़ को क्लेम कर सकते हो। इसी चीज़ को बताता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक तरीके का सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज क्या करता है? वो इट सेव्स और प्रोटेक्ट्स। अब वो किसको सेव या प्रोटेक्ट करेगा? इसमें लिखी हुई चीज़ों को। और किससे प्रोटेक्ट करेगा? इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उन प्रोविजंस के अफेक्ट से इसमें लिखी हुई चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। अब इस सेक्शन 3A में क्या प्रोटेक्टेड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोटेक्टेड है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास राइट टू रेमेडीज़ है। अब आपकी रेमेडी है कि आप सेक्शन 73 में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो आपको रेमेडी मिलती है वो मिलती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर लिया तो आपके पास कंपनसेशन क्लेम करने की राइट नहीं है। ऐसा नहीं होता। दोनों ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप दोनों चीज़ें एक साथ क्लेम कर सकते हो। एक्सेप्ट अगर कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अगर किसी प्रोविज़न में, अगर किसी सेक्शन में ये चीज़ एक्सप्रेसली लिखी हुई है तो आपको वहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंपनसेशन के साथ साथ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकते हो। अब ये दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 21 और सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहाँ पे बार्ड है कंपनसेशन, मतलब वहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंपनसेशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ हमेशा मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3B की। तो अभी जैसे सेक्शन 3A में सेविंग क्लॉज ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेव किया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस के अफेक्ट से, उसी तरीके से सेक्शन 3B इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को सेव करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस से। इसका ये मतलब है कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जहाँ पे एक तरफ है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस और एक तरफ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस, तो ऐसे में हमेशा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। मतलब ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे सेल का। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है, मतलब उसमें सेल डिफाइंड है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसकी सेल को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। और यही बात सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोलता है। इस सेक्शन 17 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। उनमें से एक सेल डीड भी होती है। अब सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बताता है कि इन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स को अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते, कोर्ट उसे नहीं मानेगा। और ना ही
कोई भी राइट्स क्रिएट होंगी आपकी अगर आपने वो सेल डीड रजिस्टर नहीं करवाई, तो कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगी आपकी और ना ही आप उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक रेमेडी होती है रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब उसमें आपको अपना टाइटल शो करना पड़ता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हो या वो आपके पोजेशन में था। अब वो शो करने के लिए अगर आपने ये सेल डीड यूज़ करी जो कि अनरजिस्टर्ड थी, तो ये अनरजिस्टर्ड सेल डीड आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई मदद नहीं कर पाएगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। तो ये शो करता है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस हमेशा प्रिवेल करेंगे ओवर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस। तो जैसा कि अभी हमने पहले देखा, सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं रजिस्टर करवाना, अगर उन्हें आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसकी दो चीज़ें हैं कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोई भी राइट क्रिएट नहीं कर पाएगा और ना ही आप उसको एक एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 49 में एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या करता है? सेक्शन का एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। तो वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो आपके पास 7 रेमेडीज़ हैं, उसमें से अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक रेमेडी है वो क्लेम करी कोर्ट में, तो वहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड को एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 ये कहता है कि आप कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी है रजिस्टर करवाना, उसे आप एविडेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक्सेप्शन बोलता है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करा है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड को यूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस। तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो अनरजिस्टर्ड सेल डीड है ये सिर्फ इतना बता रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये ओनरशिप का एविडेंस नहीं है। मतलब ये अनरजिस्टर्ड सेल डीड कभी ओनरशिप क्रिएट नहीं कर सकती, ये सिर्फ इतना बता सकती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब इसके बाद सेक्शन 4 है, वो सेक्शन 4 मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो पे कवर करूँगी। गुड बाय।